अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है सी शार्प के अंदर हैश टेबल कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शंस का टॉपिक चल रहा है हमारे पास। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एरे लिस्ट के बारे में आपको बताया था, जो कि एक कलेक्शन है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम दूसरी कलेक्शन क्लास की बात करेंगे, जिसका नाम है हैश टेबल। ठीक है, तो देखो, हैश टेबल को समझाने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास कलेक्शंस की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है जेनरिक कलेक्शंस और एक हमारे पास होती है नॉन जेनरिक कलेक्शंस। ठीक है, अभी जो हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन जेनरिक कलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन जेनरिक कलेक्शंस आपके पास कौन कौन सी हैं? एरे लिस्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हैश टेबल, जो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद है स्टैक और क्यूज। ठीक है, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं, ये कौन से नेम स्पेस में मिलती है? हमें सिस्टम डॉट कलेक्शंस के नेम स्पेस के अंदर हमें ये नॉन जेनरिक कलेक्शंस क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं जेनरिक कलेक्शंस की, ठीक है, तो वो कौन से नेम स्पेस में मिलती है? हमें सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। ठीक है, मतलब एक और इसके अंदर ऐड हुआ है, डॉट जेनेरिक। ठीक है, और ये जो आपको नीचे जितने भी नजर आ रही है, लिस्ट, डिक्शनरी, स्टैक, क्यू। ठीक है, अब देखो, स्टैक क्यू हमारे पास जेनरिक कलेक्शन में भी आता है और नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर भी आता है। ठीक है, अगर आपको जेनरिक और नॉन जेनरिक कलेक्शंस का नहीं पता, तो आप हमारे इस लेक्चर सीरीज के अंदर सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जेनरिक क्या होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जेनरिक कलेक्शंस की बात हम आगे करेंगे जब हमारे पास नॉन जेनरिक कलेक्शंस का टॉपिक कवर हो जाएगा, तो उसके बाद हम आएंगे अपनी जेनरिक कलेक्शंस के ऊपर, जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, इन चीजों की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हैश टेबल जेनरिक नॉन जेनरिक कलेक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ। हैश टेबल को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कलेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है भाई, देखो, कलेक्शन के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एरे का। ठीक है, एरे क्या होता है आपके पास? देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एरे एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन वो होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है सेम डेटा टाइप। ठीक है, मतलब आपके एरे के अंदर आप ऐसे ही एलिमेंट्स डाल सकते हो, ऐसे ही वैल्यूज डाल सकते हो जिसकी डेटा टाइप सेम हो। इसका मतलब आपको पता है, जब भी हम एरे बनाते हैं तो हम उससे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर मैं इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ तो जाहिर बात है उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का वो डेटा होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एरे के पहले इंडेक्स पे मैं इंटीजर वैल्यू डाल दूं और एरे के दूसरे इंडेक्स पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूं, थर्ड में मैं फ्लोट वैल्यू डाल दूं। ऐसा मैं एरे के केस में नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें होमोजीनियस एलिमेंट्स जाते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कलेक्शंस क्या होती है। भाई देखो, एरे भी कलेक्शंस के अंदर ही आता है, लेकिन आपके पास एरे के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कलेक्शंस की, ठीक है, तो देखो, कलेक्शंस के बारे में क्या बता रहा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का क्या मतलब है? हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब है डिफरेंट डेटा टाइप। इसका मतलब आपके पास कलेक्शंस के अंदर बहुत सारी क्लासेस है ना। ठीक है, आपके पास हैश टेबल है, आपके पास एरे लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है। तो जितनी भी आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं, ठीक है, इसका मतलब जो नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं उनके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हो, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हो। मतलब कलेक्शंस के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं उसके अंदर हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं एरे लिस्ट बना रहा हूँ, मैं हैश टेबल बना रहा हूँ, स्टैक या क्यूज बना रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसके पहले इंडेक्स पे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, दूसरे इंडेक्स के ऊपर मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तीसरे इंडेक्स पे मैं फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मतलब ये सारी चीजें कलेक्शन क्लासेस के साथ पॉसिबल है। मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा मैं एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन मैं एरे के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स नहीं डाल सकता। ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और पॉइंट, कलेक्शंस के अंदर मैं होमोजीनियस एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ
और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ या मैं एक हैश टेबल बना रहा हूँ, तो उसके अंदर हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं और सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। इसका मतलब कलेक्शन आपके पास दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, होमोजीनियस एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करता है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और कलेक्शंस के अंदर क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लासेस आती हैं, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं, हैश टेबल हो, एरे लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, इसका मतलब इसके अंदर मैं होमोजीनियस एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। और कलेक्शंस की और भी बहुत सारी खूबियां हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमने एरे लिस्ट के अंदर कवर किया था। अगर किसी ने कलेक्शंस एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर पहले वाला लेक्चर देख सकता है, उसके बाद आप आना इस हैश टेबल के लेक्चर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हैश टेबल हम यहाँ पे सेकंड क्लास है किसके अंदर, कलेक्शंस के अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हैश टेबल कलेक्शन इन सी शार्प, ठीक है। तो देखो हैश टेबल का यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, हैश टेबल स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट। इसका मतलब आपका जो हैश टेबल है वो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर करता है, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करता है। इसका मतलब जो भी आप एक एलिमेंट स्टोर करोगे उसका की भी होगा और उसका वैल्यू भी होगा। लेकिन अगर हैश टेबल से हम पीछे जाएं, जब हम एरे और एरे लिस्ट में काम करते थे तो उसके अंदर भी तो डेटा की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होता था ना। मतलब कैसे स्टोर होता था, इंडेक्स होता था और इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती थी। तो इंडेक्स क्या होता था, इंडेक्स हमारी की होती थी और वैल्यू जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहें उसके अंदर। तो इसका मतलब एरे एंड एरे लिस्ट आल्सो स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट, ठीक है। मतलब आपके पास हैश टेबल के अंदर भी हम की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, एरे और एरे लिस्ट के अंदर भी डेटा हम की वैल्यू पेयर में मतलब स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब एरे और एरे लिस्ट के केस में की क्या होती है, हमारा इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, और हर इंडेक्स के ऊपर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। मतलब 0 की है तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा देंगे, 1 है तो 1 पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो देखो अगर हैश टेबल और एरे लिस्ट अगर इनके अंदर भी की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है तो फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो इन एरे और एरे लिस्ट कीज आर प्री डिफाइंड, दैट इज इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब अगर आप एरे यूज करते हो और एरे लिस्ट यूज करते हो तो उसके अंदर आप डेटा किस में स्टोर करवाते थे, इंडेक्स नंबर्स के ऊपर स्टोर करवाते थे। और इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर आपके पास पहले से प्री डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज के अंदर, सी शार्प लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब आप खुद से अपना इंडेक्स नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, it means you cannot explicitly define keys in array और array list। इसका मतलब एरे और एरे लिस्ट यूज करते हो तो उसमें कीज आपके पास प्री डिफाइंड होती हैं और वो कीज क्या होती है, आपके इंडेक्स नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप खुद से एक्सप्लिसिटली कीज को डिफाइन नहीं कर सकते एरे और एरे लिस्ट के अंदर क्योंकि वो प्री डिफाइंड होती है, ठीक है, सही है। लेकिन हैश टेबल में क्या होता है, अब हैश टेबल का पॉइंट देखना, in hash table keys are not predefined, it means you can explicitly define user defined keys in hash table। इसका मतलब कि हैश टेबल में जो आप कीज बनाते हो वो प्री डिफाइंड नहीं होती। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से उसकी कीज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कीज जरूरी नहीं है कि कीज आपके पास इंडेक्स नंबर हो 0 1 2 3, आप कोई स्ट्रिंग की भी बना सकते हो, ठीक है, आप कोई फ्लोट की भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एरे और एरे लिस्ट के केस में जो कीज होती थी वो प्री डिफाइंड होती थी, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर्स होते थे और वो इंटीजर ही होते थे। लेकिन हैश टेबल के अंदर आप अपनी कीज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड कीज आप डिफाइन कर सकते हो हैश टेबल के अंदर, ठीक है। यूजर डिफाइंड कीज का मतलब कि आप स्ट्रिंग कीज भी बना सकते हो, आप इंटीजर कीज भी बना सकते हो, आप फ्लोट कीज भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेन डिफरेंस है, याद रखना, एरे एरे लिस्ट और हैश टेबल के दरमियान, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कब हमें
हैश टेबल यूज करना चाहिए और कब हमें एरे या एरे लिस्ट यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एरे और एरे लिस्ट को यूज करके एक एम्प्लॉय का डेटा मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक मेरे पास एम्प्लॉय का एरे या एरे लिस्ट में बना रहा हूँ, उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय आईडी स्टोर करनी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या है उसकी 1123। फिर इसी तरह मुझे उसके अंदर नाम स्टोर करना है एम्प्लॉय का, फॉर एग्जाम्पल आदिल। फिर मुझे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन स्टोर करना है जो कि है आपके पास मैनेजर। फिर इसी तरह मुझे उसकी सैलरी स्टोर करनी है जिस तरह 25,000। फिर उसके बाद मुझे उसका मोबाइल नंबर स्टोर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करना है। फिर इसी तरह मुझे उसकी सिटी कहाँ से वो बिलोंग करता है वो स्टोर करना है। फिर इसी तरह मुझे उसका एड्रेस कि भाई वो कहाँ पे रहता है उसका एड्रेस स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 7। फिर सेम इसी तरह मुझे उसकी हायरिंग डेट, ठीक है, मतलब कि कब मैंने उस एम्प्लॉय को हायर किया था उसकी हायर डेट भी मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब देखो अगर हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं आपके एक एरे या एरे लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास आईडी भी है, नेम भी है, डेजिग्नेशन, सैलरी, XYZ बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई मुझे मुझे अपने एम्प्लॉय का सिटी एक्सेस करके दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप इंडेक्स नंबर की काउंटिंग शुरू कर दोगे। ठीक है, कि भाई 0 पे आईडी है, 1 पे मतलब नेम है, फिर 2 पे उसका डेजिग्नेशन है, 3 पे, सही है। तो इसका मतलब अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके एरे या एरे लिस्ट के अंदर, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप उन्हें आइडेंटिफाई करोगे उनके इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। ठीक है, आप काउंट करोगे, सपोज करो कि अभी तो मेरे पास जस्ट यहाँ पे 7-8 मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन अगर मेरे पास 20-25 एलिमेंट्स होते, ठीक है, तो उनको आप जब इंडेक्स नंबर से याद रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे हैश टेबल। क्यों, क्योंकि देखो एरे और एरे लिस्ट में ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे उसका एड्रेस पता करके दो तो आप काउंटिंग करने लग जाओगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं हैश टेबल यूज करूं। अब हैश टेबल में एडवांटेज क्या है, देखो अगर मैं हैश टेबल को यूज करके एम्प्लॉय का डेटा बनाऊं और उसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर करवाऊं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं उसको एक की स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कीज क्या है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हैश टेबल में एडवांटेज क्या है, हैश टेबल में एडवांटेज क्या है कि मैं अपनी मर्जी की डिफाइन कर सकता हूँ। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आईडी, उसकी आईडी क्या है 1123। ठीक है, फिर सेम इसी तरह नाम को स्टोर करने के लिए मैं उसकी की का क्या नाम रख रहा हूँ, नेम। फिर सेम इसी तरह डेजिग्नेशन को स्टोर करने के लिए डेजिग्नेशन मैं उसका स्टोर कर रहा हूँ। सैलरी को स्टोर करने के लिए मैंने की बना ली, उसका नाम रख लिया सैलरी। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरह सिटी की मैंने की बना ली, इसी तरह एड्रेस, और इसी तरह मैंने हायर डेट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अब अगर आपने हैश टेबल को यूज करके ये सारे एलिमेंट्स स्टोर किए तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको मतलब आपने जितने भी एलिमेंट्स बनाए, अब आपको पता है कि भाई जब मैंने सैलरी बनाया था तो उसकी की मैंने क्या रखी थी, सैलरी रखी थी। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट सैलरी की पास करोगे और वो आपको उस की पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो रिट्रीव करके दे देगा। सेम इसी तरह अगर सिटी एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट सिटी की दोगे, आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है जो हमें एरे और एरे लिस्ट में याद रखने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो देखो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास किसका, हैश टेबल का, ये याद रखना। ठीक है, तो अब हैश टेबल को अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है और उसका नाम क्या रखा है मैंने, हैश टेबल डेमो, और इसके अंदर एक प्रोग्राम की क्लास है और मेन मेथड है। ठीक है, तो अब मैं हमारे पास हैश टेबल क्या है, एक नॉन जेनरिक क्लास है और क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हैश टेबल। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप अभी हैश टेबल इस तरह से लिखोगे तो आपके पास एरर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि कौन से नेम स्पेस के अंदर होता है। देखो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं, नीचे एरो के ऊपर क्लिक करूं, तो देखो आपको पहला नजर आ रहा होगा सिस्टम डॉट कलेक्शन, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर ये वाली क्लास मौजूद है जिसका क्या नाम है,
हैश टेबल, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसे क्लिक करूंगा तो देखो आपके पास ये वाली क्लास ऐड हो गई। और देखो ये वाली क्लास हाईलाइट क्यों हो रही है, क्योंकि इसी के अंदर एक क्लास है हैश टेबल जिसको मैं इस प्रोजेक्ट में यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ht, ठीक है, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स को स्टोर करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हैश टेबल एक कलेक्शन है, इसका मतलब मैं इसके अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, इसका मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ht और इसका हम एक मेथड यूज करते हैं ऐड, ठीक है। अब देखो ऐड आपके पास दो आर्ग्यूमेंट लेता है, अगर आप यहाँ पे फोकस करो, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट वैल्यू। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या डेटा टाइप है भाई, देखो ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसी डेटा टाइप है जो सारी डेटा टाइप की क्लासेस का पेरेंट है। इसका मतलब आपके पास जितनी भी क्लासेस है ना, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जितनी भी क्लासेस है, मतलब सी शार्प के अंदर जितनी भी क्लासेस है उन सब का पेरेंट कौन है, आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब मैं जब की रखूंगा तो वो भी मैं किसी भी डेटा टाइप की रख सकता हूं, और जब मैं उस की पे कोई वैल्यू स्टोर करवाऊंगा तो वो भी मैं ऑब्जेक्ट टाइप की रख सकता हूं। इसका मतलब किसी भी डेटा टाइप की रख सकता हूं। ये सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक की बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप की, और मैं कहता हूँ उसकी की का नाम है आईडी, और उस की पे मैं क्या स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, देखो पहले आर्ग्यूमेंट में आप क्या स्पेसिफाई करोगे, की, फिर कॉमा लगा के दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैं कह देता हूँ उसकी आईडी, और आईडी इंटीजर होगी, ठीक है। मैं इसकी आईडी कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1123, ठीक है। फिर सेम इसी तरह दोबारा मैं कहता हूँ st.add, और अब मैं कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसकी की बनाता हूँ और मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। और नेम के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना नाम आदिल, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोबारा मैं ht.add करता हूँ, ठीक है, सही है। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी, ठीक है, ठीक है, सैलरी। और सैलरी पे जो हमारे पास डेटा है वो मैं कह देता हूँ सैलरी पे हमारे पास स्टोर हो जाए फॉर एग्जाम्पल 25,000, और एक फ्लोट वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। क्योंकि मैंने बताया था कलेक्शन है हैश टेबल, तो इसका मतलब आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो अभी तक देखो मैंने इंटीजर स्टोर किया, मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया, और मैंने यहाँ पे फ्लोट स्टोर कर लिया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ पे की बना लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन मैं इसको बता देता हूँ, डेजिग्नेशन उसका है मैनेजर। और लास्ट में की बना लेता हूँ उसका मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कि वो मैरिड है या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ st.add, और इसके अंदर मैं यहाँ पे की का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इज मैरिड, ठीक है, इज मैरिड। और यहाँ पे आके मैं इस की पे एक बुलियन वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ फॉल्स, ठीक है, कि भाई वो मैरिड नहीं है। क्योंकि देखो आपके पास बुलियन भी एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पे देखो ये जो ht है इसके अंदर मैंने डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर दिया, और कीज भी मैंने अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर दी। अब जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग कीज ही स्पेसिफाई करो, आप इंटीजर कीज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई CW टैप टैप करते हैं, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे आदिल का जो डेजिग्नेशन है वो एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं ht लिखूंगा, और ht के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। और आपको पता है जब हमने एरे और एरे लिस्ट पढ़ा था, तो हम जो भी उसके ऑब्जेक्ट का नाम देते थे तो उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं की पास करूंगा, और मैं कहता हूँ कि भाई की क्या है, की हमारे पास है डेजिग्नेशन, और इस डेजिग्नेशन की पे जो भी वैल्यू स्टोर है जिस तरह मैनेजर, वो मुझे प्रिंट करवा दो कंसोल पे, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे आता हूँ, अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, मैनेजर मिल रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके आईडी स्पेसिफाई कर दूं कि भाई मुझे आईडी जो कि इंटीजर है वो गेट करके दो, तो की में मैंने आईडी स्पेसिफाई कर दी। तो अब अगर रन करूं तो देखो क्या गेट करके दे रहा है मुझे, 11123, जो हमारे पास क्या थी, आईडी थी उसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सही है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया एरे, एरे लिस्ट और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे एक और साइंटेक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा साइंटेक्स है, ठीक है। और वो दूसरा साइंटेक्स क्या है कि ये देखो
हैश टेबल को जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक दूसरा सिंटैक्स भी है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ऐड का मेथड यूज किया जिसके अंदर कीज और वैल्यूज पास की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दूसरा एक सिंटैक्स भी है, ठीक है, और ये सिंटैक्स अगर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो हैश टेबल का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके एंड से अब मैं सेमीकोलन हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इसकी बॉडी देनी है, ठीक है, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सेमीकोलन मैंने एंड से हटाया और अब मैं इसकी बॉडी दे दूंगा, और जहां पे कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन, ठीक है, और अब हर एक एलिमेंट मैं किसके अंदर दूंगा, एक अलग से कर्ली ब्रैकेट में दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला आपके पास पैरामीटर आएगा वो आप क्या दोगे, वो होगी उसकी की, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया था आदिल, ठीक है, ठीक है, की के बाद में यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और कॉमा के बाद मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, वैल्यू क्या थी, फॉर एग्जांपल 1123, ठीक है, तो देखो ये मैंने एक एलिमेंट बना लिया जिसकी की मैंने रखी आईडी और वैल्यू क्या स्टोर करवा दी 1123। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जस्ट 3 कीज बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, उसका नेम है, ठीक है, नेम फॉर एग्जांपल उसका है आदिल, स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या देता हूँ एज, ठीक है, और एज मैं क्या देता हूँ, एज है 27, ठीक है, और देखो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके बाद आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो देखो ये एक दूसरा सिंटैक्स है जिसके थ्रू मैंने क्या कर लिया, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे हैश टेबल को डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे आईडी एक्सेस करूँ, बल्कि आईडी के अलावा अगर मैं एज एक्सेस करूँ, ठीक है, मैं अब कह रहा हूँ कि एचटी की जो कौन सी की है एज वाली, उस पर क्या वैल्यू है वो मुझे दिखाओ, तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, देखो क्या एक्सेस हो रहा है, हमारे पास 27 एक्सेस हो रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये वाला सिंटैक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+K Ctrl+C, और मैं इसी को यूज करता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था सिंटैक्स जिसमें ऐड के मेथड यूज किए थे, ठीक है, तो अब मैं हैश टेबल के एंड में सेमीकोलन लगाता हूँ और ये ht डॉट ऐड के थ्रू जो मैंने जितना काम किया था इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है बेटा, सही है, और यहाँ पे आके ये वाली जो लाइन है इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है, सही है, तो आपके पास दो सिंटैक्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो हैश टेबल कलेक्शन के अंदर। फिर आगे चलते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा है इंपॉर्टेंट, C# इंक्लूड्स हैश टेबल कलेक्शन इन सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस, इसका मतलब आपके पास ये जो हैश टेबल की कलेक्शन है ये कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, सिस्टम डॉट कलेक्शन जो मैंने अभी इंपोर्ट करवाया था जिसके अंदर हैश टेबल की क्लास थी। फिर इसके बाद द हैश टेबल कलेक्शन स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स, वही बात आ गई कि हैश टेबल डेटा किस तरह से स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, the hash table class represents a collection of key and value pairs that are organized based on the hash code of the key। अब देखो, अब ये हैश कोड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हैश कोड का कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर के अंदर मैं आगे जाके बताता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हैश टेबल के अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन की वैल्यू पेयर के अलावा इसके साथ एक हैश कोड भी असाइन होता है, मतलब हर की के लिए एक हैश कोड असाइन होता है, ठीक है, इसको अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट यूजेस द की टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन, इसका मतलब अगर आपको हैश टेबल की कलेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो आप क्या पास करोगे, उस वैल्यू की, उस एलिमेंट की जो भी की होगी वो आप पास करोगे, तो आपको क्या करेगा, वो उस की पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है।